जैंगी जानता था कि उसकी लिमिट डेल्टा लेवल तक सीमित नहीं है, पर जैसे पहले युआन कोंगी के साथ हुआ था, जितना ऊपर जाओ उतना ही ज्यादा पावर्स की जरूरत होती है। जब कोई एपिसलोन रेल्म में एंटर करता है, उसकी एबिलिटीज में बड़ा बदलाव आता है। ये उसने युआन कोंगिया में साफ देखा था, इसीलिए उसने लिंगहू फेशुए की ट्रेड की रिक्वेस्ट तुरंत मना कर दी। सॉरी, अभी मुझे नेरुतो की एसेंस की जरूरत है, अगर आगे कभी मौका मिले तो जरूर, जैंगी ने मुस्कुराते हुए बोला। फेशुए को थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। वो जानती थी कैप्टन लेवल म्यूटेंट को मारना कितना मुश्किल होता है। अगर जैंगी थोड़ा भी वीक होता तो ये जीतना इम्पॉसिबल था, और तब भी उसे काफी एफर्ट लगाना पड़ा। ये ओरिजिन मेरे लिए बहुत जरूरी है, तुम प्राइस बताओ, मैं देने को रेडी हूँ, वो सीरियस होकर बोली। अगर कुछ और होता तो शायद जैंगी मना नहीं करता, लेकिन कैप्टन लेवल ओरिजिन बहुत प्रीशियस था। उसने कहा, मेरे पास कुछ लोग हैं जिन्हें इसकी तुमसे ज्यादा जरूरत है, उम्मीद करता हूँ तुम समझ पाओगी। फेशुए ने धीरे से सर हिलाया। हाँ, मैं समझती हूँ। रोज टीम ने जू युनक्वे और दूसरों को उठाया और बोर्ड की तरफ भेजा, पर जब जू युनक्वे उठी वो कुछ बदली बदली सी लग रही थी, जैसे पहचान ही ना पाई जैंगी को। असल में नेरुतो ने उस पर इतना टॉर्चर किया था कि उसका मेंटल स्टेट डैमेज हो गया था। उसे पब्लिक में बेइज्जत किया गया था और इलेक्ट्रिक शॉक ने उसके ब्रेन को डैमेज कर दिया था। एक फीमेल सोल्जर ने चौंक कर देखा कि जू युनक्वे इनकंटिनेंट हो गई थी। जैंगी ने आईब्रो उठाया। कम से कम वो जिंदा है। जू जंग को मुझसे शिकायत का चांस नहीं मिलेगा। जैसे ही वो लिंगू फेशुए से बाय कहकर जाने वाला था, रोज टीम की मेंबर गु फुए अचानक सर पकड़कर जमीन पर गिर गई। नहीं नहीं, कोई मुझे वार्न कर रहा है। जैंगी और फेशुए शॉक थे। गु यूफे की एबिलिटी एरिया उसे अनयूजुअल फ्रीक्वेंसी सुनने देती है। कुछ बहुत स्केरी आ रहा है, भागो, उसने चिल्लाकर कहा। अगले ही पल समुद्र का पानी अचानक तेजी से बढ़ने लगा। दूर एक लंबी सफेद लहर दिख रही थी। सुनामी? पर यह नॉर्मल सुनामी नहीं थी। जैंगी को एक फेस याद आया, कोलंबियन ओशन फ्लीट का सबसे डेंजरस एपिसलोन क्लास म्यूटेंट, जिसका पावर इंडेक्स 18,000 है। उसे समझ आ गया, तियानलोंग पायरेट्स ने कोलंबियन नेवी को इन्फॉर्म कर दिया था। अब ये सीरियस प्रॉब्लम बन गई है, मैं निकल रहा हूँ। कहते हुए वो स्पेस शटल करके गायब हो गया, पर कुछ सेकंड बाद वो वापस आया और फेशुए के बगल में खड़ा था। बड़ी लॉयल्टी निकली तुम्हारी। एस्केप करना चाहता था पर भाग नहीं सकता, उसने कहा। अब समुद्र में भयंकर नजारा था। हजारों जाइंट सी बीस्ट ने आइलैंड को घेर लिया था। एक एंडलेस वेव थी, जैसे सी खुद ही जी उठी हो। जैंगी को इंस्टेंटली पता चल गया, अगर ये सब रिवरसाउथ डोमेन में घुस गया तो ब्लिजर्ड सिटी 2 घंटे भी नहीं टिक पाएगा। उसने नेरुतो का हेड निकाला और वहीं पर एसेंस एब्जॉर्ब करने लगा। उसे भी प्रेशर फील हो रहा था। रोज टीम अलर्ट हो गई। मिसाइल लॉन्चर्स रेडी थे। फेशुए ने अपनी तलवार थामी और जैंगी को देखा। तुम एसेंस एब्जॉर्ब करके और भी स्ट्रॉन्ग हो सकते हो, उसने पूछा। शायद, जैंगी ने कैजुअली जवाब दिया। फेशुए की आंखों में सरप्राइज था, क्योंकि कैप्टन लेवल म्यूटेंट के लिए पावर बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, और जैंगी जैसे लोग रेयर होते हैं जो बिना किसी बड़े बैकिंग के इतने शॉर्ट टाइम में 9600 से ऊपर पहुंच चुके हैं। अब समझ आया जू जंग ने तुम्हें मिशन क्यों दिया था, वो धीरे से बोली। लायन आइलैंड को खतरनाक समुद्री जीवों ने घेर लिया था। उनके विशाल शरीर समुद्र में ऊपर नीचे हो रहे थे। सिर्फ उन्हें देखकर ही डर लग रहा था। लिंगू फेशुए ने एक रंग बिरंगा बुलबुला जैंगी की तरफ फूका, जो उसकी बॉडी से चिपक गया। ये मेरी एबिलिटी कोटिंग है, इससे तुम्हारी डिफेंस बढ़ेगी और तुम पानी के अंदर सांस भी ले सकोगे। उसने टीम के और लोगों को भी कोटिंग दी। जैंगी मुस्कुराया, क्या जबरदस्त एबिलिटी है, लेकिन हालात खतरनाक थे। समुद्री दरियाओं से तो वो लड़ सकता था, पर असली खतरा था उस अनजान एपिसलोन लेवल इनह्यूमन से। अगर उसकी पावर बहुत ज्यादा निकली तो भाग पाना भी मुश्किल हो जाएगा। ज्यादा देर नहीं हुई, एक पहाड़ जितना बड़ा वेल समुद्र से निकला। उसके सर पर कोलंबियन नेवी की यूनिफॉर्म और मास्क पहने एक आदमी खड़ा था, लॉर्ड ऑफ ओशन जॉन कार्टिलस। तुम लोग हाक्शाओ कंट्री के नेवी हो? ईस्ट चाइना से नहीं लगते? कॉपरनिक्स को समुद्र में तुम लोगों ने डुबा दिया था, है ना? लिंगू फेशुए बोली। आपको गलतफहमी है, हम तो रिवरसाउथ डोमेन के कोस्टल पेट्रोल फोर्स से हैं, कार्टिलस ने कहा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, नीचे झुको अगर जिंदा रहना है। जैंगी ने पूछा, अगर हम पकड़े गए तो क्या करेंगे ये लोग? फेशुए ने गंभीर होकर कहा, हर हाल में मिशन का सच निकालने की कोशिश करेंगे। जैंगी ने सोचा, अगर पकड़ा गया तो खुद को खत्म कर दूंगा, पर राज नहीं बताऊंगा। इसकी एबिलिटी क्या है? वो डेल्टा लेवल से नीचे के सभी समुद्री जीवों को कंट्रोल कर सकता है, फेशुए ने कहा। जैंगी ने एनालिसिस किया, अगर उसका फोकस सिर्फ बीस्ट कंट्रोल है
तो शायद उसकी पर्सनल कॉम्बैट पावर ज्यादा नहीं होगी। लेकिन फेशवे ने वार्निंग दी, फिर भी वो आराम से सामने आया है, मतलब वो हमसे काफी ताकतवर है। चारों तरफ समुद्री राक्षसों का आतंक था। जैंगी ने सोचा, अगर कार्टिलस बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो शायद मैं अटैक को ब्लॉक करके भाग सकता हूँ, लेकिन इससे टीम रोज के सभी लोग मर जाएंगे। कार्टिलस ने गुस्से में हाथ हिलाया, तुम बहुत शरारती हो, अब सिखाना पड़ेगा। समुद्री दरियाओं ने एनर्जी चार्ज करनी शुरू की। कुछ ने मुंह खोला, कुछ की आंखें चमकने लगी, कुछ की 10 मीटर लंबी शेल्स खुल गई। 20 से 30 कैप्टन लेवल अटैक्स की एनर्जी आ रही थी। फेशवे डर गई, ये पागल है। उसने कंपाउंड नंबर 5 लिया और बड़े बुलबुले बनाकर पूरे ब्लू रोज को कोटिंग से ढक दिया। साथ ही मिसाइल लॉन्च करने का ऑर्डर दिया। जैंगी ने भी कंपाउंड नंबर 2 लिया, कम नुकसान वाला। फिर उसने अपना डिफेंस 2 वर्ल्ड सेपरेशन बॉन्ड एक्टिवेट कर दिया। मिसाइल्स उड़ती हुई गई और समुद्री दरियाओं को तबाह करने लगी, लेकिन कार्टिलस के कंट्रोल में होने के कारण वो जानवर भागते नहीं थे, बस डिस्ट्रक्शन मोड में थे। समुद्री दरियाओं की अटैकिंग एनर्जी ब्लू रोज के पास पहुंच गई। कोटिंग की 10 लेयर कुछ सेकंड्स में टूटने लगी। टीम रोज की सांसें थम गई, लेकिन आखिर में जैंगी की 2 रल्म ब्रेकिंग बॉन्ड ने सारे अटैक्स रोक लिए। रंग बिरंगी बीम्स धुंधली होकर बिखर गई। जैंगी ने समुद्र की बीस्ट टाइड को रोक दिया, जिससे कार्टिलस का चेहरा उतर गया। डेल्टा लेवल इनह्यूमन, ये कैसे कर सकता है? उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसका अटैक रोक सकता है, लेकिन जैंगी को एपिसिलॉन लेवल एलियंस की प्रेशर महसूस होने लगी थी। कार्टिलस के पास समुद्र के जानवरों को बिना जान की परवाह के अटैक करवाने की ताकत थी, पर जैंगी लड़ना नहीं चाहता था, वो भागना चाहता था। अलविदा, अगर किस्मत होगी तो फिर मिलेंगे। वो मुड़ा और बिना देखे भागने लगा। कार्टिलस ने फौरन उसे पहचान लिया। तो कॉपरनिक्स को तूने उड़ाया था? समुद्र में बीस्ट गरज रहे थे। जैंगी अटैक को इग्नोर करते हुए फुल स्पीड में भाग रहा था, लेकिन कार्टिलस ने ब्लू रोज को छोड़कर उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वो पानी के नीचे वेडर्स की तरह भाग रहा था, एक ऐसा म्यूटेंट जो न सिर्फ समुद्री जीव बल्कि पानी को भी कंट्रोल कर सकता है। जैंगी ने मिनी टॉर्पेडो फेंका, पर कार्टिलस ने उसे समुद्र में ही पानी से लपेटकर गायब कर दिया। उसने जली जैसा लिक्विड हवा में छोड़ा, जो हजारों बूंदों में बढ़कर जैंगी की ओर आया। जैंगी ने डायमेंशनल गेट खोला, बचने की कोशिश की, लेकिन वो लिक्विड स्पेस को भी काट रहा था। क्या यही असली स्ट्रेंथ डिफरेंस है? उसे एहसास हुआ सामने वाला सिर्फ ताकतवर नहीं, अनुभवी भी है। कार्टिलस मुस्कुराया, सरेंडर कर दे वरना गलती से मार भी सकता हूँ। जैंगी ने अपनी लास्ट चॉइस निकाली, कंपाउंड नंबर 5, एक ऐसा केमिकल जो कुछ मिनट के लिए पावर को एपिसिलॉन लेवल तक बूस्ट कर सकता है। उसे इस पर भरोसा नहीं था, लेकिन जान बचाने के लिए अब यही रास्ता था। जैसे ही वो इंजेक्शन लेने वाला था, अचानक पूरब से एक काली रोशनी बिजली की तरह आई। वो एक ब्लैक गायरोस्कोप जैसा स्पिन करता हुआ ऑब्जेक्ट था, बहुत बड़ा, किसी भी सी बीस्ट से बड़ा। उसके गुजरते ही दर्जनों सी बीस्ट चीर दिए गए। खून और मीट के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। जैंगी कुछ समझ पाता इससे पहले वो गायरोस्कोप एक जोरदार धमाके से उसके सामने गिर गया। वो कोई मछली नहीं बल्कि एक विशालकाय समुद्री कछुआ था। कछुए ने गरजती आवाज में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाक्शाव देश के लोगों को छूने की? शुद्ध मैंडरीन में आवाज सुनकर जैंगी समझ गया सपोर्ट आ चुका है। ये था हाक्शाव की ईस्ट कोस्ट नेवी का एक एपिसिलॉन लेवल स्पिरिट, शुनवू। कार्टिलस अब सीरियस हो गया। ब्लू रोज भी अब जैंगी के पास आ गई थी। लिंगू फेशवे ने कहा, मैंने पहले ही ईस्ट चाइना रीजन को अलर्ट कर दिया था, इसीलिए शुनवू टाइम पर आ गया। जैंगी को लिंगू फेशवे के चेहरे के एक्सप्रेशन समझना मुश्किल था, लेकिन वो जानता था कार्टिलस जैसे हाई लेवल एलियन के सामने ईस्ट चाइना सी रीजन से हेल्प मांगना सही रास्ता था। आखिर कोई भी अपनी जान के खिलाफ नहीं जाएगा। शुनवू कार्टिलस और रोज टीम के बीच दीवार बनकर खड़ा था, जैसे कोई न गिरने वाला पहाड़। पर कार्टिलस इतनी आसानी से मिशन छोड़ने वाला नहीं था। वो हंसा और अचानक अटैक कर दिया। सी बीस्ट की डरावनी गर्जनों के साथ उन्होंने फोर्स इकट्ठा करनी शुरू की, एनर्जी कैनन फायर करने के लिए। कार्टिलस के पीछे पानी की बूंदें जमने लगी, जो गोली जैसे स्पीड में सुनवू की ओर गई। सुनवू ने अपनी आंखें टाइट की और मुंह खोला। एक ब्लैक बीम पूरी सी को पार कर गई। सी बीस्ट के सारे अटैक्स टूट गए और एक पूरा इलाका उड़ गया। जैंगी शॉक था। ये था एपिसिलॉन लेवल का पावर। डेल्टा लेवल म्यूटेंट्स इसके सामने कुछ भी नहीं थे। कार्टिलस और शुनवू की टकरार से पूरे समुद्र में सिर्फ लहरें और तूफान थे, कोई भी घायल नहीं हुआ। हम पहले भी लड़ चुके हैं और लड़ते रहेंगे, तो कुछ हासिल नहीं होगा, शुनवू ने कहा। उसने ऊपर देखा, अगर तुम अब नहीं गए तो हमारी हेल्प आने वाली है। कार्टिलस का चेहरा बदल गया।
ईस्ट चाइना सी की फायर पावर हजारों किलोमीटर दूर से भी बॉम्बार्ड कर सकती है और अगर डेथ गॉड ऑफ लव इसमें शामिल हो गया तो मुश्किल पड़ सकती है। चलो आज की बात टालते हैं। कार्टिलस ने जैंगी को गहरी नजर से देखा और फिर साउथ की ओर तेजी से उड़ गया। पानी पर सर्कुलर रिंग्स बनते गए जैसे सोनिक बूम। शुनवू ने चैन की सांस ली। अच्छा हुआ डर कर भाग गया। कोई प्रॉब्लम है क्या? जैंगी ने पूछा। एपिसोलोन लेवल की लड़ाई बहुत रिस्की होती है और कार्टिलस तो पागल है, शुनवू ने जवाब दिया। तुम जिंदा नहीं बचते अगर फुल फाइट होती। जैंगी चुप था। उसे पता था कि दोनों स्ट्रॉन्ग थे पर उसे भरोसा था कि वो किसी तरह बच निकलता। कार्टिलस और उसके सी बीस्ट चले गए। कुछ पीछे बचे बीस्ट अभी होश में आ रहे थे। मुझे भूख लगी है, शुनवू ने कहा और सीधा शिकार पर निकल गया। उसका साइज पहाड़ जैसा था लेकिन पानी में उसकी स्पीड किसी डॉल्फिन जैसी थी। जैंगी ने उसकी स्किन देखी जैसे स्टील की कोई फोर्ट्रेस। अब मुझे निकलना चाहिए कहकर वो उड़ने लगा लेकिन तभी शुनवू की आवाज गूंजी, बिना गुड बाय बोले जा रहे हो? समुद्र में लहरें उठी और उसके रास्ते में दीवार बन गई। आकाश से स्टॉर्म आए और पानी में घूमते हुए टोर्नेडो बन गए। जैंगी की उड़ान रुक गई और स्पेस ट्रैवल भी काम नहीं कर रहा था। ये एपिसोलोन लेवल मॉन्स्टर है। उसके मन में डर आने लगा। जैंगी ने देखा उसके अंदर का स्ट्रक्चर मांस नहीं बल्कि मेटल का था। उसके थ्रोट में स्पाइरल मेटल पाइप थे जिसमें लाइट्स चल रही थी जैसे कोई कैनन बैरल हो, उसने सोचा। तभी लिंगू फेशु भी वहां पहुंच गई। चारों ओर से सरसर की आवाजें आने लगी। एक एक करके सिल्वर शेल वाले क्रैब्स जैसे जीव बाहर आए जिनके कई पैर थे। लिंगू फेशुए अंदर आओ, किसी ने गहराई से पुकारा। जैंगी दंग रह गया। क्या शुनवू असल में एक मैकेनिकल टर्टल है? ये सच लगना मुश्किल था। इतना बड़ा मैकेनिकल बीस्ट कोई कैसे बना सकता था? अगर ऐसा है तो हाक्शाओ की मिलिट्री टेक्नोलॉजी 100 साल आगे है। वो चलते हुए एक व्हाइट रूम में पहुंच गए। पेट की जगह एक आलीशान हॉल जैसा था। वहां एक नीली रोशनी में चमकता यंग मैन टी टेबल के पास बैठकर मुस्कुरा रहा था। जैंगी ने पूछा, क्या आप शुनवू हैं? यंग मैन ने धीरे धीरे कॉफी की घूंट ली। हो सकता है। यंग मैन ने सोफा की ओर इशारा किया और जैंगी और लिंगू फेशुए को बैठने का इशारा दिया। दोनों एक दूसरे को देखकर बैठ गए। शुनवू ने कहा, मैं शुनवू हूँ लेकिन जो तुम देख रहे हो वो मेरा असली शरीर नहीं है। असली शरीर तो तुम्हारे बाहर है। फिलहाल तुम मेरे पेट में हो। जैंगी चौंक गया। यंग मैन ने समझाया, ये विशाल कछुआ मेरा असली रूप है और जो तुम देख रहे हो वो मेरी स्पिरिट फॉर्म है। बस यही। जैंगी ने कभी स्पिरिट नहीं देखा था। उसकी नजर कॉफी कप पर पड़ी। क्या स्पिरिट्स कॉफी पी सकते हैं? यंग मैन हंसते हुए मुस्कुराया और कप को छोड़ दिया जो मोज़ियाक में बदल कर गायब हो गया। कॉफी टेबल भी गायब हो गया। स्पिरिट्स कॉफी नहीं पी सकते लेकिन डेटा की मदद से मुझे कॉफी पीने का अनुभव मिलता है। स्वाद, फ्लेवर, खुशबू और सब कुछ सीधे मेरे ब्रेन तक पहुंचता है और ओवर राइटिंग के साइड इफेक्ट से भी बच सकते हो। शुनवू ने घुंघराले हाथों के साथ गर्व से कहा, इतना ही नहीं, एक्स का भी अनुभव डेटा के जरिए मिलता है। क्या कहते हो? क्यों नहीं? जैंगी हैरान था। मुझे कभी नहीं लगा था ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर ये तुम्हारा शरीर है तो उसने कमरे के सजावट पर ध्यान नहीं दिया। क्या तुम्हें इंसान के रूप में वापस आने का कोई तरीका नहीं मिला? शुनवू ने आंखें नीचे की। हाँ, मेरा म्यूटेशन अपरिवर्तनीय है। मेरा शरीर सिर्फ विशाल समुद्री कछुए के रूप में रह सकता है और मुझे ठंडे गहरे समुद्र में रहना पड़ता है। लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं एक डाइविंग एक्सपर्ट हूँ और मेरा इंग्लिश नाम डेव है। इस बीच लिंगू फेशुए ने अपनी पैर क्रॉस किए और पूछा, तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? जैंगी और लिंगू फेशुए को शुनवू ने कंट्रोल कर लिया था और अब वो भाग नहीं सकते थे। जैंगी ड्रग्स ले सकता था लेकिन वो रिस्क नहीं लेना चाहता था। इतना बड़ा रिस्क लेना सही नहीं था और अगर वो सफल भी होता तो गंभीर रूप से घायल हो सकता था। ये सुनकर शुनवू ने एक चंचल मुस्कुराहट दी। क्या मुझे पूछने की जरूरत है? मैं तो तुम्हें ईस्ट चाइना सी नेवल बेस पे वापस ले जा रहा हूँ। लिंगू फेशुए का गुस्सा थोड़ा तेज हो गया। जैंगी का चेहरा सामान्य था लेकिन उसकी आंखों में गहरी सोच थी। सचमुच जैसा उसने सोचा था। बाहर के मामलों में रिवरसाउथ डोमेन और दोंगाई रीजन भाई हो सकते हैं लेकिन एक बार बाहरी संघर्ष सुलझने के बाद आपस में प्रतियोगिता होती है। जैंगी के पास सोर्स ऑफ गॉड की जानकारी थी तो दोंगाई रीजन उसे हासिल करना चाहता था। इस समय ताकत सब कुछ है और कुछ कहने का कोई मतलब नहीं है। अब हमें देखना होगा जू जेंग दोंगाई रीजन से कैसे बातचीत करता है। लेकिन जैंगी को लगता था दोंगाई रीजन उससे जानने के लिए दबाव डालने की कोशिश करेगा। लिंगू फेशुए ने शुनवू को घूरते हुए कहा, क्या तुम हमें संपर्क करने दोगे? हमें मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट करनी है। शुनवू ने हाथ फैलाए और कहा, डरो मत, हम तो साथी हैं, हम दोस्त हैं।
और तुम दोनों को मुझसे दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। मैं तो बस आदेश का पालन कर रहा हूँ और मैंने तुम्हारी जान भी बचाई है। समझौते के अनुसार जो उसके पास जो जानकारी थी वो दोंगाई रीजन से साझा होनी चाहिए। जैंगी मुस्कुराया और कहा, अगर ऐसा है तो ये तरीका क्यों? शुनवू ने एक पल सोचा। ठीक है, ये हेडक्वार्टर का फैसला था। शायद सीनियर लोग चाहते थे कि नियंत्रण अपने हाथ में हो। जैंगी ने उबाऊ तरीके से जवाब दिया। वो महसूस कर सकता था कि शरीर में शक्ति जल्दी से दबाई जा रही थी। कंपाउंड नंबर 3 एक दुर्लभ ड्रग जिससे बड़े क्षेत्रों में भी एक्सचेंज नहीं किया जा सकता। इसकी इतनी शक्ति होने की उम्मीद नहीं थी। ये पता चला कि ये शक्तिशाली एलियंस को दबाने के लिए हेडक्वार्टर का एक हथियार है। जैंगी ने आंखें बंद की और दूसरे डायमेंशन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि वो सफल होगा। कंपाउंड नंबर 3 शरीर में असामान्य ऊर्जा को दबा सकता है, लेकिन कुछ खास क्षमताओं पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। जैंगी समझ चुका था अगर वो अभी भी स्पेस का उपयोग कर सकता था तो उसका सबसे बड़ा डिफेंस एबिलिटी सुरक्षित था। शुनवू हंसी के साथ बोला, डरो मत, मैं तो बस नियम के मुताबिक तुम्हारे साथ ये कर रहा हूँ। शायद एक दिन हम सब एक ही बैटलफील्ड पर होंगे, एक समान लक्ष्य के लिए लड़ते हुए। अच्छा, घर की यात्रा अभी लंबी है, क्या तुम कार्ड खेलना चाहोगे? लिंगू फेशुए की आंखों में एक अजीब चमक थी। क्यों नहीं? जैंगी ने शुनवू को देखा और कहा, बस ऐसे क्यों खेले, क्यों ना इसमें कुछ मसाला डाले? सुनवू ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम सच में शरारत करने वाले हो? लेकिन तुम्हें बता दूं, मैं दुनिया का सबसे मोहबंद इंसान हूँ। जैंगी हल्की से मुस्कुराया। सोचो इसे एक इंटेलिजेंस एक्सचेंज के रूप में। हम दोनों अपनी अपनी बैटल जोन के सबसे एडवांस फोर्स हैं और हमारे पास एक दूसरे के लिए इंटेलिजेंस है। जैसे कि तुम कहते हो, हम साथी हैं, दुश्मन नहीं। डरो मत, तुम कोई भी बहुत सेंसिटिव सवाल छोड़ सकते हो। शुनवू ने जैंगी की बात मानी और मुस्कुराया। बहुत अच्छा, चलो शुरू करते हैं। जैंगी और लिंगू फेशुए शुनवू के साथ लैंडलॉर्ड गेम खेल रहे थे। शर्तें थोड़ी सेंसिटिव थी। गलत सवाल पूछो तो सामने वाला मना कर सकता है। जैंगी को कार्ड्स खेलना आता है। जब वो वेयर हाउस में काम करता था अक्सर साथियों के साथ खेलता था और कभी कभी चीट भी करता था। वो पहले से ही कुछ कार्ड्स छुपा लेता और अगली बार ड्रॉ करते वक्त वापस रख देता। शुनवू को इतनी समझ नहीं थी और उसे पता नहीं था कि जैंगी सुपरनैचुरल पावर से चीट कर रहा है। तीनों टेबल पर बैठे थे और गेम फास्ट पेस चल रहा था। जैंगी ज्यादातर जीत रहा था जब तक जानबूझकर हार ना जाए। इस गेम का मकसद सिर्फ जीतना नहीं था, ये इन्फो एक्सचेंज का तरीका है। लिंगू फेशुए ने कहा कि उसकी पावर्स साइंस डिपार्टमेंट के एक्सपेरिमेंट से अवेकन हुई थी। इतना पेनफुल एक्सपीरियंस था कि याद भी नहीं करना चाहती। शुनवू ने बताया, वो पहले एक डाइविंग क्लब का ओनर था। डिजास्टर के बाद वो बोट से भागा, लेकिन उसके साथियों ने उसे समुद्र में फेंक दिया। शार्क्स के लिए मारा नहीं। शायद यही मेरी पावर अवेकन होने की वजह थी। जैंगी ने मजाक किया, इसीलिए तुमने सी टर्टल जैसा रूप लिया होगा, प्रोटेक्शन के लिए। शुनवू ने बस मुस्कुराकर कहा, शायद। फिर जैंगी से पूछा गया कि उसके पावर्स कैसे जागी। उसने कहा, वो वेयर हाउस मैनेजर था और किसी अपने के हाथों मारा गया। असलियत में वो रिबॉर्न हुआ था, पर ये उसने छुपा लिया। तीनों एक दूसरे की बातें समझ रहे थे लेकिन कोई सीधा सवाल नहीं कर रहा था। तभी सुनवू ने कहा, हम पहुंच गए ईस्ट चाइना सी के मिलिट्री पोर्ट पर। जैंगी ने अपनी आखिरी कार्ड रखे, किंग बॉम्ब और 3 टूल्स। एक सवाल, शोर पर हमारे साथ क्या होगा? शिनवू बोला, पता नहीं, अब आगे सिविल डिपार्टमेंट संभालेगा। तभी शिनवू के अंदर का बीतल आया और बोला, बाहर निकलो। जैंगी और लिंगू बाहर आए। ठंडी हवा ने उन्हें स्वागत किया। सामने हार्बर में वॉरशिप्स थे। रोज टीम के लोग ऑलरेडी लाए जा चुके थे और थोड़े नाराज लग रहे थे। अपनों के हाथों पकड़े जाने पर जैंगी ने इसे लाइटली लिया। वो कोई सिपाही नहीं था, बस फ्लेक्सिबल इंसान था। लिंगू के चेहरे पर तिरस्कार था। पोर्ट पर 2 ऑफिसर्स थे, एक शांत चेहरे वाला, दूसरा स्कारफेस। स्कारफेस ने हैंडकफ्स लाने को कहा। लिंगू भड़क गई, हमें प्रिजनर्स बना रहे हो? पर शांत ऑफिसर ने रोका, ये हमारे गेस्ट हैं, प्लस इन्होंने कंपाउंड 3 लिया है, ये समझदार है। जैंगी और लिंगू के पीछे अब भी शुनवू की नजर थी। तब वो ऑफिसर मुस्कुराया, दोंगाई सिटी में आपका स्वागत है। मैं हूँ लियांग शिमाओ, कमांडर ली ग्वानशो की तरफ से आप दोनों का स्वागत है। आपने समुद्र में बहुत संघर्ष किया है। चलिए, खाने और आराम के लिए रूम्स रेडी हैं। जैंगी ने लिंगू की तरफ देखा। वो चुपचाप आगे बढ़ गई। अब उनके पास चुप रहकर डिग्निटी बचाने के सिवा कुछ नहीं था। लिंगू फेशुए आगे बढ़ी और जैंगी उसके साथ साथ चल रहा था। दूसरी तरफ रोज टीम को सिपाहियों ने दोंगाई सिटी की तरफ एस्कॉर्ट किया। रास्ते भर ईस्ट चाइना सी रीजन के सोल्जर्स उन्हें घूरते रहे क्योंकि ये लोग आम नहीं थे। जैंगी रिवर साउथ डोमेन का इन्वेस्टिगेशन टीम लीडर, कोड नेम केओस, एक टॉप एक्सपर्ट, और रोज टीम
सिर्फ औरतों की बनी टीम, कई तो बहुत खूबसूरत भी थी। ऐसे में सोल्जर्स की फुसफुसाहट तो बनती थी। देखो देखो, तीसरी लड़की कितनी स्मार्ट है, मुझे तो दूसरी वाली पसंद है, लंबे पैर, स्टॉकिंग में क्या लगेगी। अरे मुझे तो सारी पसंद है। वो 2 लोग रिवरसाउथ डोमेन के कैप्टन है ना। हाँ, लड़की में तो दम है, लेकिन लड़का बहुत आम सा है, बिल्कुल भी सोल्जर वाला लुक नहीं। जैंगी की आंखों में हल्की सी ठंडक झलक गई। ईस्ट चाइना सी जैसे डिसिप्लिन वाले रीजन ऐसे डील नहीं देता। मतलब ये सब जानबूझकर हो रहा था ताकि उन्हें नीचा दिखाया जा सके। जैंगी के मन में एक पुराना जज्बा जाग गया। मुसीबत के टाइम में सिर्फ फीस्ट मायने रखते हैं, वरना अपने भी रिस्पेक्ट नहीं देते। पीछे लियांग शिमाओ भी इन सब पर स्माइल कर रहा था। रिवरसाउथ डोमेन के बेस्ट फाइटर और ब्यूटीफुल आर्मी वुमेन दोनों एरोगेंट हैं। इन्हें थोड़ा दबाना जरूरी है, वरना ये अपना मुंह नहीं खोलेंगे। लियांग शिमाओ बोला, ली भाई थोड़ा संभल कर, हम लोग ब्रदर रीजन हैं, टेक्निकल सपोर्ट और सप्लाई उन्हीं से आती है। ली ने नाक सिकोड़ी। अगर ईस्ट चाइना रीजन ना होता तो ये कब के समुद्र में डूब चुके होते। अब मिस्टेक की है तो प्राइस भी देनी पड़ेगी। फिर जैंगी और लिंगू को एक आरवी में ले जाया गया। सोल्जर्स के बिहेवियर में पोलाइट था, लेकिन अलर्टनेस भी। कंपाउंड नंबर 3 का इंजेक्शन देने के बाद भी ये लोग किसी टाइगर से कम नहीं। गाड़ियां दोंगाई सिटी में घुसी। जैंगी ने बाहर देखा, कुछ हद तक ब्लिजर्ड सिटी जैसा, लेकिन ज्यादा सिंपल, और हर तरफ मिलिट्री वॉच टावर्स और मशीन गन्स तैनात थी। यहाँ की हवा में नमी भी नहीं है, बल्कि ब्लड स्मेल है। जैंगी सोचने लगा, रिवरसाउथ जितना डेंजरस नहीं, ये जगह तो सच में सर्वाइवल की जंग है। फिर उसे एक रूम में रखा गया, लिंगू को अलग रूम में। अच्छा था, इक्विपमेंट पूरा, गार्ड भी प्रोफेशनल था। अंदाजा था कि वो बैली चैंकिंग जितना स्ट्रांग है। गार्ड बोला, यहाँ रेस्ट कीजिए, कुछ भी चीजें चाहिए तो बताइए। जैंगी ने फूड और वाटर की डिमांड की और काउच पर बैठकर बुक पढ़ने लगा, लेकिन उसके सारे मूवमेंट्स इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट देख रहा था। लियांग शिमाओ मॉनिटरिंग रूम में था। सिर्फ जैंगी नहीं बल्कि सब पर नजर रखी गई थी। रोज टीम पर फीमेल स्टाफ की निगरानी थी। लिंगू फेशुए स्टैचूज जैसी चुप बैठी थी। टीम की लड़कियां भी फूड नहीं ले रही थी, पर जैंगी मजे से खा पी के बुक पढ़ रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इंटेलिजेंस टीम सरप्राइज हो गई। ये प्रोफेशनल सोल्जर जैसा बिहेव नहीं कर रहा, लेकिन इसका एबिलिटी इंडेक्स सबसे हाई है। ये सब एक एक्टिंग है। लियांग शिमाओ की आंखें चमक उठी। इससे इंफॉर्मेशन निकालना इजी नहीं होगा, लेकिन हमारे पास टाइम है। फिर उसने सोचा, शिप से लाए गए लोग अब कैसे हैं? स्टाफ ली होंग्यू बोली, एनेस्थेटिक टाइप पॉइजन दिया गया है, 12 ऑनवर्ड्स में होश आ जाएगा, जान को कोई खतरा नहीं है। लियांग शिमाओ बोला, फिर उठते ही सबसे क्वेश्चनिंग शुरू करना होगा, उनके पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है। जैंगी ने जब दोंगाई सिटी के रिसेप्शन सेंटर में चेक इन किया तो ऐसे बिहेव किया जैसे किसी होटल में रुका हो। उसे पता था ईस्ट चाइना सी रीजन से उसका कोई पर्सनल इशू नहीं है और वो उसे हार्म नहीं करेंगे। उन्हें सिर्फ सोर्स ऑफ गॉड की इंफॉर्मेशन चाहिए थी। उसने सोच लिया था जैसे ही कोई पूछेगा वो डायरेक्ट आंसर दे देगा। पेन से बचने का यही सबसे इजी तरीका था। वो कोई हीरो बनने का शौक नहीं रखता था। कहावत है, अगर टाल नहीं सकते तो मजा लो। यही उसका एटीट्यूड था, जो दोंगाई की इंटेलिजेंस टीम को थोड़ा कंफ्यूज कर रहा था। उन्होंने पहले रोज टीम से इंटेरोगेशन किया, लेकिन कुछ यूजफुल नहीं मिला। फिर जैंगी से बात शुरू की गई। सुबह उसे एक शानदार मील दिया गया, ताजे सी फूड से भरी हुई थाली। जैंगी ने बिना किसी हिचक के लॉबस्टर और ग्रिल्ड स्क्विड खाया और खाने के बाद आराम से दांत कुरेदने लगा। तभी 2 टॉप इंटरोगेटर्स ली होंग्यू और चेन लियांग रूम में आए। साथ में साइकोलॉजी, लैंग्वेज और माइक्रो एक्सप्रेशन के एक्सपर्ट भी मौजूद थे। चेंग लियांग ने फॉर्मल तरीके से बात शुरू की। हेलो मिस्टर चेंगी, खाना पसंद आया? जैंगी हंसते हुए बोला, बहुत बढ़िया था, हेवनली सी सिटी से भी अच्छा। चेन लियांग ने अपनी प्रीपेड स्पीच शुरू की थी कि जैंगी ने बीच में ही काट दिया। आप लोग सोर्स ऑफ गॉड के बारे में पूछना चाहते हो, मैं बता देता हूँ। ये सुनकर चेंग लियांग का फेस फ्रीज हो गया। इतने सालों का एक्सपीरियंस्ड वेस्ट लग रहा था। क्या कोई इतनी इजीली सब बता सकता है? लियांग शिमाओ जो बैठकर सर्विलियंस देख रहे थे बोले, ये ट्रिक हो सकता है, उसे पुश करते रहो, इंटरोगेशन कंटिन्यू रखो। जैंगी ने सब डिटेल में बताया। सोर्स ऑफ गॉड स्टार आइलैंड के फॉग वैली में पहली बार मिला था। उसने ऐसे बताया जैसे कोई गॉसिप कर रहा हो। एक्सपर्ट शॉक थे, उसके फेस पर एक भी झूठ का एक्सप्रेशन नहीं था। साइकोलॉजिस्ट ने सर पकड़ा, उसने खुद को ही कन्विंस कर लिया है। ऐसे अपोनेंट मैंने कभी नहीं देखा। तभी एक नई गर्ल शाओ लुओ बोली, शायद वो सच बोल रहा है।
सारे लोग उसकी तरफ ऐसे देखने लगे जैसे उसने कोई चाइल्डिश बात कर दी हो। लियांग शिमाओ सख्त लहजे में बोला, शालू, ये जोक करने का टाइम नहीं है, ये एक एस लेवल मिशन है, हमें उसे सच उगलवाना है और वो इतनी आसानी से कुछ नहीं बताएगा। शाओलू शर्मिंदा हो गई और सॉरी बोलने लगी। लियांग शिमाओ ने इंटरोगेटर्स को फिर से भेजा। 1 घंटे बाद ली होंगयू और चेंग लियांग रूम से बाहर निकले और वो वीक होकर जमीन पर बैठ गए। चेंग लियांग के फेस पर फेलियर साफ दिख रहा था। मैंने जो कुछ भी सीखा वो इस आदमी पर काम नहीं किया, ली हैंगयू बोला। उसने हर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर दिया जैसे पहले से ही रिहर्स्ड हो। लियांग शिमाओ चुपचाप सीसीटीवी स्क्रीन पर जैंगी को देखता रहा। क्या ये आदमी वाकई सच्चाई बोल रहा है या फिर ये सब एक डीप लेवल का इल्यूजन है? जैंगी की ईमानदारी ने इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को चौंका दिया। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि कोई इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से बता सकता है। शायद जैंगी के आसपास का हैलो था या शायद सोर्स ऑफ गॉड उनके लिए बहुत बड़ी चीज थी। पर जैंगी ने जो बोला वो अब तक गलत साबित नहीं हुआ। जैंगी ने जैसे दोपहर में राइस खा लिया हो वैसे ही कैजुअली बता दिया। असल में जैंगी मेंटली प्रिपेयर्ड था। उसे पता था कि स्टार आइलैंड तक पहुंचना आसान नहीं होगा। कोलंबियन नेवी रास्ते में थी। वर्स्ट केस में अगर ईस्ट चाइना सी रीजन उस सोर्स को रख भी लेता तो भी जैंगी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे वो चीज मिल भी जाए तो ठीक, नहीं भी मिले तो भी जी लेगा। एक तरीके से उसने लिव फ्लैट वाला एटीट्यूड अपनाया था। पर दोंगाई रीजन ने जैंगी को और रोज टीम को ले लिया और रिवरसाउथ डोमेन को जल्दी ही पता चल गया। सच छुपता नहीं। साउदर्न सी की बैटल बहुत नोटिसेबल थी। जू जंग ने तुरंत ली गॉनशू को कॉल किया और बोला, जैंगी को वापस भेजो। ली ने बाद में अपने कुछ ऑफिशियल्स को बुलाया। चीफ क्यू इंटेलिजेंस मिनिस्टर, लियांग ऑपरेशंस मिनिस्टर। ली ने साफ कहा, रिवरसाउथ डोमेन हमारे भाई हैं, रिलेशनशिप खराब नहीं करना, पर हमें सोर्स ऑफ गॉड की इंफॉर्मेशन चाहिए। लियांग ने कहा, जैंगी ने ऑलरेडी सब बता दिया है पर हम कंफर्म नहीं कर पा रहे। जब जैंगी ने बताया कि सोर्स ऑफ गॉड स्टार आइलैंड के पास है तो सब चौंक गए। वहां जाना मुश्किल था कोलंबियन फ्लीट की वजह से। ली ने 3 दिन की डेडलाइन दी। अगर कुछ और नहीं निकला तो जैंगी को वापस भेजना होगा। हमारी इमेज भी मैटर करती है। बाकी 5 रीजन्स देख रहे हैं। लियांग शिमाओ सोच में पड़ गया। टॉर्चर कर नहीं सकते और नॉर्मल सवालों से काम नहीं बन रहा। तभी चीफ क्यू ने बोला, मेरे पास एक आइडिया है, चलो मेरे साथ। दूसरी तरफ लियांग स्मर्क कर रहा था और अपने कुछ लोगों को लेकर जैंगी के पास गया। जैंगी उस वक्त किताब पढ़ रहा था। वो रोज की बोरिंग पूछताछ से तंग आ चुका था। अचानक डोर खुला। कुछ अजनबी चेहरे सीरियस लुक के साथ अंदर आए। एक ने उसके सामने पानी का ग्लास रख दिया। जैंगी बोला, पॉइजन दोगे मुझे? ली तानयांग अंदर आया और बोला, हमें तुम्हें नहीं मारना, तुम जिंदा ज्यादा यूजफुल हो। इस पानी में कोई जहर नहीं, बस एक चीज है जो सच बाहर लाएगी। अब ये पियो और सवालों के जवाब दो। कोऑपरेट नहीं किया तो हार्ड मेथड अपनाने पड़ेंगे। जैंगी ने बुक बंद की, कुछ देर पानी को देखा और फिर धीरे से पी लिया। ली तानयांग मुस्कुराया। उसे लगा अब सब मिल जाएगा। पानी पीते ही जैंगी की आंखें हैवी होने लगी, बॉडी ढीली पड़ गई। ली तानयांग ने पूछा, सोर्स ऑफ गॉड कहाँ है? जैंगी ने धीरे से कहा, मार्ली और स्टार आइलैंड के बीच में। ली तानयांग चौंका। फिर तुमने पहले मिस्ट वैली क्यों बोला? टाइम डिले करने के लिए। मिस्ट वैली डेंजरस है। एग्जैक्टली कहाँ मिला? जैंगी ने धीरे कहा, सी में, मार्ली और स्टार आइलैंड के बीच, वहीं सोर्स है। जब ली तानयांग को जरूरी इन्फो मिल गई तो वो बड़ी सेटिस्फैक्शन के साथ जैंगी के रूम से निकल गया। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके जानने के बाद जैंगी की आंखों में एक हल्की सी सार्कास्टिक चमक थी। उसे समझ नहीं आया लोग सच क्यों नहीं सुनना चाहते बल्कि झूठ पर ज्यादा बिलीव करते हैं। जब उसने सही लोकेशन बताई तो उसे ट्रिक समझा गया, लेकिन जब वेग और कंफ्यूजिंग जगह बताई तो सबने उस पर भरोसा कर लिया। उसे ये नहीं पता था कि ली तानयांग को इतना कॉन्फिडेंस क्यों था। असल में जैंगी को कंपाउंड नंबर 3 इंजेक्ट किया गया था जिससे उसकी सुपर पावर सप्रेस हो गई थी। ऐसे हाल में अगर कोई ट्रूथ सीरम पीता है तो वो सच बोल पड़ता है। लेकिन कोई नहीं जानता था जैंगी अपनी थॉट से दूसरे डायमेंशन से कनेक्ट कर सकता है और सप्रेशन के बावजूद पावर यूज कर सकता है। पिछले कुछ दिनों में उसने बाहर से आया खाना लिया जरूर, लेकिन सब डायरेक्टली अपने थ्रोट में मौजूद डायमेंशनल गेट में ट्रांसफर कर दिया। रात में वो चुपचाप खा लेता था, यहाँ तक कि आज जो ट्रूथ सीरम दिया गया उसने एक बूंद भी नहीं पी। ली तानयांग की इस हरकत से वो काफी नाराज था। दूसरों के कंट्रोल में रहना वाकई बहुत इरिटेटिंग है। उसने आंखें मिचकाई। अगर मैं स्ट्रांग होता तो कोई इतनी हिम्मत नहीं करता। सीधी बात है, इस दुनिया में ताकत ही सब कुछ है। जैंगी के दिल में एक साइलेंट चेंज आ चुका था। ईस्ट चाइना सी रीजन की इस इंसल्ट का बदला वो जरूर लेगा, लेकिन तब
जब उसमें वो ताकत होगी। जैंगी ऐसा इंसान था जो बदला लेना नहीं भूलता। दूसरी ओर लियांग अपने सही जवाब के साथ खुश होकर सीधा ली गुआनशो के पास गया। रास्ते में उसे कंफ्यूज सा लियांग सिमाओ मिला। क्यों? ली गुआनशो ने उसे एक साइड में बुलाकर बेकार की बातें की और असली मुद्दे से भटका दिया। उसे अब समझ आ गया ये सब ली तानयांग की प्लानिंग थी। मैंने तो सिंपल तरीका अपनाया, उसे सीधा ट्रुथ सीरम पिला दिया। ली तानयांग ने प्राउड होकर कहा, मैंने पहले ही कहा था वो अब प्रिजनर है, उसे पोलाइटली बात करने का कोई फायदा नहीं, फोर्स यूज करो और काम खत्म। ये सुनकर लियांग शिमाओ का चेहरा उतर गया। तुमने रिवर साउथ डोमेन डिस्ट्रिक्ट के इन्वेस्टिगेशन कैप्टन को ट्रूथ सीरम दे दिया? तुम्हें पता भी है इसका मतलब क्या है? कैप्टन लेवल का बंदा यूजुअली कोर सीक्रेट्स जानता है, ट्रूथ सीरम से वो सब लीक हो सकता है। ये इतना डेंजरस है कि लियांग ने कभी सोचा भी नहीं था। ली तानयांग की इस मूव को पागलपन ही कहा जा सकता है, लेकिन ली तानयांग मस्त था। रिलैक्स, उन्हें हमारी मिलिट्री की जरूरत है अभी, उसने कहा। और वैसे भी उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि सोर्स ऑफ गॉड हासिल कर ले। लियांग शिमाओ चुप हो गया और फाइनली बोला, ठीक है, अब जाकर कमांडर को बताओ, वही डिसाइड करेंगे। तभी लियांग को एक इंटेल रिपोर्ट मिली। केओस के साथ जो सर्वाइवर्स आए थे उनमें से एक ली जोंग्यू था, जिसने सबसे पहले सोर्स ऑफ गॉड डिस्कवर किया था, और उसने जो लोकेशन बताई वो सेम थी जो केओस ने पहले बताई थी। लियांग ने सोचा, ऐसा आदमी जैसा केओस कभी भी बिना प्लान के कुछ नहीं बोलेगा। फिर भी उसने रिपोर्ट तैयार करवाई और कमांडर को भिजवा दी। अब ली गुआनशियाओ के पास रिपोर्ट्स थी और दोनों ही शिंगदाओ कंट्री की ओर इशारा कर रही थी। वो ज्यादा भरोसा ली तानयांग की रिपोर्ट पर कर रहा था, क्योंकि उसे नहीं लगा कि सप्रेस्ड पावर्स के बाद कोई ट्रूथ सीरम रेजिस्ट कर सकता है। तो सोर्स ऑफ गॉड शिंगदाओ और मरली के बीच समुद्र में है। हम टफ सिचुएशन में है। मार्ली अब कोलंबियन के करीब है और शिंगदाओ ये एक छोटा सा ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड नेशन है। कोलंबियन नेवी को बाईपास करना इजी नहीं होगा। ली तानयांग ने सजेशन दिया, हम अपनी इलाइट टीम को न्यूक्लियर सबमरीन में भेज सकते हैं, वो क्वाइटली वहां एक्सप्लोर कर लेगी। चीफ क्यू ली गुआनशो को वार्निंग दी, ऐसा करने से हमारा मिशन एक्सपोज हो सकता है, हमें कोलंबियन नेवी ही नहीं शायद उनके एपिसलोन से भी लड़ना पड़े। फिर उसने कहा, हमें रिवर साउथ डोमेन को भी साथ रखना चाहिए ताकि वो हमारे अगेंस्ट ना हो जाए। केओस और रोज टीम को वापस भेजकर एक बेटर डील करनी चाहिए। अगर दोनों रीजन मिलकर काम करे तो सक्सेस के चांसेस ज्यादा होंगे। ली गुआनशो का सजेशन सुनकर ली तानयांग सार्फ नाराज हुआ। उसने ठंडी सांस ली, जब हमें सोर्स ऑफ गॉड की एग्जैक्ट लोकेशन पता है तो दूसरों को क्यों बताएं? मेरी मानो तो हमारी इलाइट फौज को क्वाइटली भेज दो, सीधा सोर्स निकल जाए, और अगर मुश्किल आई तो शुनवू को भेजो, वो कोलंबियन नेवी की सोनार से बच सकता है, और अगर कुछ देना ही पड़ा तो बाद में रिवर साउथ डोमेन को कंपनसेशन दे देंगे, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। ली गुआनशो ने सर हिलाया, ये थोड़ा रिस्की है, बाहर की ताकतें असली दुश्मन है, अपने भाइयों से चाले चलना ठीक नहीं। ली तानयांग हंसा, भाई हो या नहीं हिसाब क्लियर होना चाहिए, हर फैमिली में हायरार्की होती है। ली गुआनशो ने दोनों की बहस सुनकर कहा, बस अब 3 दिन बाद केओस और रोज टीम को रिवर साउथ डोमेन वापस भेज दो, उन्हें बोलना कि हम उनकी सेफ्टी के लिए ये कर रहे हैं। और जैसा मिनिस्टर ली ने कहा, एक सबमरीन टीम मार्ली और शिंदाओ के बीच भेजो, शुनवू को मत भेजना, वो हमारा ट्रम्प कार्ड है, ऐसे यूं ही एक्टिवेट नहीं किया जाता। ली तानयांग और लियांग ऑर्डर्स लेकर अपने अपने काम में लग गए। इधर जैंगी जागते ही भड़क गया, उसने गुस्से में सोफा तोड़ दिया, ये क्या तरीका है, तुम लोग टॉर्चर कर रहे हो, ये कोई डिस्ट्रिक्ट है ऑपरेट करने का? गार्ड वाले चुप थे, लिंग शिमाओ और इंटेलिजेंस वाले भी इम्पेरेस थे। ऐसे मोमेंट में रूल्स भी धुंधले हो जाते हैं। अगले कुछ दिन जैंगी चुपचाप गुस्से में रहा, कोई इंटरोगेशन नहीं हुई, बस जरूरी सामान दे दिया गया। 3 दिन बाद कुई लियांग खुद आया। कैप्टन केओस, कैसा रहा ईसी का स्टे? उसने मुस्कुराकर पूछा। जैंगी ने कोल्ड नजर से देखा और कुछ नहीं बोला। हम आपको वापस ले जा रहे हैं, स्पेशल ट्रेन तैयार है। जैंगी मिलिट्री व्हीकल से दोंगाई सिटी के स्टेशन पहुंच गया। लिंगू फेशवे और रोज टीम पहले से वहां थी, सबको स्पेशल कैरेजेस मिले। लियांग ने कहा, दवा का असर 1 हफ्ते में चला जाएगा, थोड़ा आराम कर लीजिए। जैंगी सीट पर आंखें बंद करके बैठ गया। लियांग ने काउंट किया और बोला, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, ब्लिजर्ड सिटी तक सेफ पहुंचना चाहिए, चिंता मत करो, चीफ एस्कॉर्ट टीम बोली। तभी 3 लोग कोच में आए। जैंगी को इंस्टिंक्ट से कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे कोई पावरफुल प्रेजेंस हो। तीनों को देखकर जैंगी समझ गया ये कोई मामूली लोग नहीं थे। एक लंबे बालों वाला ताकतवर बंदा, एक बोल्ड और तीखी आंखों वाला आदमी और एक वाइन रेड बालों वाली महिला। तुम लोग इन्वेस्टिगेशन टीम हो? जैंगी ने पूछा।
लंबे बालों वाले ने कहा, नहीं, हम ईस्ट सी के 4 स्पिरिट्स से हैं। मैं क्विंग लॉन्ग हूँ, ये बाय है और यूक्वे। जैंगी ने आंखें नैरो की। ईस्ट सी के सबसे पावरफुल 4 मास्टर्स, आजूरे ड्रैगन, व्हाइट टाइगर, वर्मिलियन बर्ड और ब्लैक टॉर्टोराइज। शुनवू से वो पहले ही मिल चुका था, अब 3 और सामने थे। वाह, इतनी सिक्योरिटी, सच में बहुत सावधानी है, जैंगी ने सार्कास्टिकली कहा। तीनों हंसे। बाय ने वाइन निकाला और क्विन लैंग ने स्नैक्स रखे। हम तो बस आपसे मिलना चाहते थे, आपकी रेपुटेशन सुनी है, क्विंग लॉन्ग बोला, और रिवर साउंड डोमेन की हवा भी देखनी थी, बाय ने जोड़ा। जैंगी कंफ्यूज था, ये लोग मजाक कर रहे हैं या सच में फ्रेंडली है, पर धीरे धीरे बातचीत जेन्युइन लगने लगी। शायद इतने हाई लेवल लोग रेयरली ऐसे किसी से खुलकर बात कर पाते हैं। जैंगी ने भी थोड़ा रिलैक्स किया। रिवर साउथ डोमेन में सब उसको देखकर डरते हैं। यहाँ कोई कैजुअली ड्रिंक और बात कर रहा है। उसे ब्लिजर्ड सिटी की वो रात याद आई। चेन जियावाओ ने उसे देखा, दौड़ती आई, फिर अचानक रुकी और सर झुकाकर बोली, कैप्टन। जैंगी को उन तीनों से बात करके लगा कि वो लोग काफी सीधे और खुले स्वभाव के हैं। उसने भी कैजुअली बात करना शुरू की और जानबूझकर सोर्स ऑफ गॉड का जिक्र छेड़ा। अब तो तुम लोगों को सोर्स ऑफ गॉड की इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। मुझे लगा ईस्ट चाइना सी रीजन तुम लोगों को वहीं भेजेगा, पर तुम लोग तो मुझे एस्कॉर्ट करने आ गए। थोड़ा अजीब है ना? तीनों ने कंफ्यूजन के साथ पूछा, सोर्स ऑफ गॉड वो क्या होता है? उनका रिएक्शन काफी जेन्युइन लगा। कोई बनावट नहीं थी, जैंगी ने मन ही मन सोचा, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने अंदाजा लगाया था। ये इन्फो सिर्फ मिशन वालों को ही जाती है, बाकी को नहीं। उसने उन्हें बताया, सोर्स ऑफ गॉड वो चीज है जिससे इन ह्यूमंस जेनेटिक लिमिट्स पर ब्रेक थ्रू पा सकते हैं। मतलब डेल्टा लेवल से आगे एपिसलोन का दरवाजा खुल सकता है। तीनों का चेहरा एकदम बदल गया। वो तीनों ईस्ट सी के टॉप एक्सपर्ट्स थे, पर सुनवू से उनका गैप साफ था। अगर ऐसा मौका मिला तो वो क्यों छोड़ेंगे? जैंगी ने शराब पी और मुस्कुराया। अगर सोर्स मिला तो यकीनन तुम तीनों में से किसी एक को मिलेगा। उस दिन मैं खुद मुबारकबाद देने आऊंगा। वो जानते थे कि जैंगी थोड़ा डिस्कॉर्ड फील कर रहा है, पर फिर भी बातों में सच्चाई थी। अगर मौका एक ही है तो कौन छोड़ेगा? जैंगी बोला, वैसे हो सकता है सिर्फ तुम 3 नहीं हो जो सोर्स पाना चाहे। ईस्ट सी रीजन में और भी टैलेंटेड लोग हैं। अगर मैं ली क्वानशो होता तो उसे किसी अपने नजदीकी को देता। आखिर एंड टाइम्स में सिर्फ अपने लोग ही भरोसेमंद होते हैं। क्विन लॉन्ग हंस पड़ा, भाई तुमने थोड़ा ज्यादा ही कह दिया। कमांडर ली हमेशा देश और रीजन की सेफ्टी के लिए सोचते हैं, वो फेयर डील करेंगे। जैंगी ने हंसते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, मैंने ज्यादा पी ली है शायद। हाँ, अंदर से तीनों थोड़ा हिल चुके थे। जैंगी को मजा आया। अगर बाद में उन्हें सोर्स नहीं मिला तो यही शक उनकी यूनिटी तोड़ सकता है। जैंगी ने अब कुछ नहीं कहा, बस एक बीज बो दिया उनके मन में। आधे दिन बाद वो ब्लिजर्ड सिटी पहुंच गए। तीनों की बस जिज्ञासा थी जैंगी से मिलने की, और कोई हिडन मकसद नहीं था। उसे छोड़कर वो लोग लौट गए। जैंगी और रोज टीम के स्वागत में बड़ा काफिला आया था। जूजंग खुद स्टेशन आए। जैंगी कार से उतरा तो जूजंग ने हाथ पकड़कर कहा, बहुत सहा तुमने इस दौरान। जैंगी बोला, रीजन के लिए सर्विस देना कोई मुश्किल नहीं। रोज टीम और बाकी को रिसेप्शन एरिया भेजा गया। लिंगू फेशवे को तू युनले के हवाले किया गया। स्पष्ट था कि उसकी पोजीशन जैंगी के नीचे है। जूजंग ने जैंगी को कार में बैठाया और ड्राइव कर रहा था। उनका गार्ड सन लुक्शवान। जूजंग ने धीरे से पूछा, क्या ईस्ट सी में तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव हुआ? जैंगी बोला, मुझे कंपाउंड नंबर 3 दिया गया जिससे मेरी पावर सील हो गई थी। हफ्ते भर और लगेगा नॉर्मल होने में। ऊपर से उन्होंने ट्रूथ सीरम पिलाया। मैंने सोर्स ऑफ गॉड की लोकेशन बता दी। जूजंग का चेहरा गहरा हो गया। ली ग्वानशू ने मुझ पर ये आजमाया, गजब है। जैंगी बोला, अब क्या करेंगे? शायद वो लोग पहले ही पहुंच जाएं। जूजंग ने गंभीरता से कहा, अब जब तुम्हारी पावर सील है, हमारी फोर्स कमजोर है, पर चिंता मत करो, मैं ये यूं ही नहीं जाने दूंगा। अगर ईसी सब कुछ खुद लेना चाहता है तो मैं मानूंगा नहीं। जैंगी ने सर हिलाया, मुझे भरोसा है आप पर। अभी मैं बहुत थका हूँ तो रेस्ट करना चाहता हूँ। उसने आंखें बंद की। जूजंग ने धीरे से कहा, तुमने बहुत मेहनत की है, अब आराम करो। ब्लिजर्ड सिटी में कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकेगा। तुम्हें बेस्ट रिकवरी मिलेगी। जैंगी ने करीब 5 महीने समुद्र में बिताए। इस दौरान उसने बहुत कुछ झेला, इवन मौत के करीब पहुंच गया। अगर किस्मत थोड़ी सी भी खराब होती और कार्टिलस मिल जाते तो शायद वो लौट कर नहीं आता। यहाँ तक कि जूजंग जैसे लीडर को भी उससे कोई शिकायत नहीं थी। वो बस इतना मानते थे कि जैंगी एक अच्छा कॉमरेड है। जैंगी ने थका हुआ सर हिलाया, बहुत थक गया हूँ, अब बस फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ। जूजंग ने सर हिलाया, हाँ, अब तुझे सबसे ज्यादा अपने परिवार की वार्मथ जरूरत है। एक दिन यहीं आराम कर ले, कल तुझे वापस भिजवा दूंगा और इस मिशन के लिए तुझे 2 बिलियन पॉइंट्स दूंगा, जो चाहे उसमें एक्सचेंज कर लेना। जैंगी ने पूछा, क्या इसमें कंपाउंड नंबर 3 भी मिलेगा?
उसे म्यूटेंट्स को सप्रेस करने वाली दवा में काफ़ी इंटरेस्ट हो गया था। अगर सही टाइम पर यूज़ किया जाए तो बहुत काम आ सकती है। जू जंग ने मुस्कुराते हुए कहा, वो बैन ड्रग है, आमतौर पर कोई कैप्टन भी उसे नहीं ले सकता, लेकिन इस बार मैं एक्सेप्शन दे सकता हूँ। 3 डोज तक ले सकते हो। फिर वो दोनों ऑफिस पहुंच गए। जैंगी ने सोर्स ऑफ गॉड का लोकेशन बताया। ईस्ट चाइना रीजन पहले ही जिंगडाओ की ओर लोग भेज चुका था। जू जंग सोच में पड़ गया। जिंदाओ अब कोलंबियन नेवी के कंट्रोल में है। जैंगी ने कंधे उचकाए। अब कौन सा सी एरिया नहीं है। कोलंबियन नेवी जिंदाओ को चारों ओर से घेरा हुआ था। उस ब्लॉकेड को तोड़ना है तो सीधा मुकाबला करना पड़ेगा। जू जंग ने कहा, शायद ये इतना बुरा भी नहीं है। इसका मतलब है कि कुछ चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिलेंगी। फिर उन्होंने लिंग गुआनशो से बात करने की प्लानिंग की। बातचीत में जैंगी ने बताया कि उसने फिन ड्रैगन और नेरुतो की एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है, जिससे उसकी सुपरनैचुरल पावर इंडेक्स अब लगभग 9800 पहुंच गई है। जू जंग बहुत खुश हुआ। अब मेरा रिवरसाउथ डोमेन का अपना एपिसलॉन होगा। मैं अपने सारे रिसोर्सेस लगाकर तुझे जल्दी ग्रो कराऊंगा। जैंगी ने जवाब दिया, अब ऐसा लगता है कि सिर्फ एलियन कैप्टन्स या सोर्स ऑफ गॉड ही काम के हैं, बाकी चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जू जंग ने गंभीरता से कहा, मौका मिला तो तू ही पहला चॉइस रहेगा। जैंगी बस सर हिलाकर रह गया। वो इन बड़े प्रोमिसेस को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता है। फिर उसने जू युनक्वे की बात छेड़ी। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन पकड़ ली गई और अब्यूज़ का शिकार हुई। जू जंग ने चिंता जताई, लेकिन जैंगी को दोष नहीं दिया। उस हालत में कोई और बचता भी नहीं। उन्होंने कहा, कम से कम वो जिंदा है, यही काफ़ी है। बात खत्म हुई और जैंगी ऑफिस से निकल गया। रास्ते में सभी लोग उसका रिस्पेक्ट कर रहे थे। उसने हल्की सी मुस्कुराहट दी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि अब कॉम्बैट कमांड सेंटर में एलियन लोग काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। शायद जू जंग को डर है कि कोई असासिनेशन ना कर दे। नीचे उतरते हुए वो तू युनले से मिला। मिनिस्टर तू युनले, बहुत दिन बाद, जैंगी ने कहा। तू युनले ने तुरंत टोका, काम के दौरान मुझे जुरोंग कहो। जैंगी ने मजाक में कहा, ठीक है मिस्टर जुरोंग। तू युनले ने बताया, कंपाउंड 3 के इंजेक्शन के बाद तुझे थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, बाहर मत घूमना। जैंगी ने पूछा, ग्वागन कहाँ है? तू युनले ने बताया, वो मिशन में फेल हो गई और अब 1 हफ्ते की डिटेंशन में है। जैंगी को थोड़ा झटका लगा। ईस्ट सी रीजन के हाथ लगने पर भी प्रिजनर? तू युनले ने कहा, कोलंबियन के पास जाती तो बात और खराब होती। तू अलग है, तू इन्फो भी लाया और जू जंग की जान भी बचाई। इस बात का बहुत मतलब था। जैंगी ने हल्की मुस्कुराहट दी और विदा ली, और वो बायली चंकिंग से मिलने जा रहा था और साथ ही लियांग यू को मैसेज कर दिया कि ब्लिजर्ड सिटी में उसे पिक कर ले। जैंगी ने कॉम्बैट कमांड सेंटर छोड़ा। जू जंग ने उसे कार असाइन करवा दी। उसने बायली चंकिंग को कॉल किया, जो उस वक्त ट्रेनिंग में था। जैसे ही उसे पता चला कि जैंगी मिलना चाहता है, वो तुरंत मिलने को तैयार हो गया। दोनों ने पुरानी जगह पासवर्ड बार में मिलने का प्लान बनाया। करीब आधे घंटे बाद वो पासवर्ड बार के प्राइवेट रूम में पहुंच गया। इस बार जैंगी को भी वही रॉयल ट्रीटमेंट मिला जो पहले बायली चंकिंग को मिला था। फ्री ड्रिंक्स और एक वीआईपी मेंबरशिप कार्ड। इस वक्त वो ब्लिजर्ड सिटी का सबसे बड़ा स्टार था। हालांकि जैंगी को इन चीज़ों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए फेम आनी जानी चीज़ है, पर थोड़ा इंजॉय करने में कोई हर्ज नहीं। बायली चंकिंग से मिलते ही उसने रूल्स को समझते हुए पूछा, जैंगी क्या बता सकता है तूने बाहर क्या क्या किया? जैंगी ने काम जवाब दिया, मिशन का एग्जैक्ट कंटेंट बताना पॉसिबल नहीं है। बात सही थी। सोर्स ऑफ गॉड जैसी चीज़ों का डिप्यूटी कैप्टन को कोई ख़ास मतलब नहीं था। फिर उसने पूछा, रिवरसाउथ डोमेन में कोई इंटरेस्टिंग चीज़ हुई क्या? जैंगी ने ग्लास क्लिंक किया और मार्टिनी की एक सिप ली। बायली चंकिंग ने कहा कि इन दिनों ज़्यादा एक्शन नहीं था, सब ट्रेनिंग में बिजी थे। पर एक बड़ी बात यह थी कि ब्लिजर्ड सिटी ने बड़ी संख्या में बाहर के सर्वाइवर्स को रिक्रूट करना शुरू कर दिया था। अब पॉपुलेशन 3 मिलियन पहुंच चुकी है। जैंगी ने पूछा, रिसोर्सेस इशू सॉल्व हो गया क्या? बायली ने बताया कि डेंग ग्रुप और रिसर्च डिपार्टमेंट की वजह से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है और अब एलियंस की संख्या भी बढ़ रही है। एंड टाइम्स में यही नॉर्मल डेवलपमेंट है। उसने कहा, धीरे धीरे ह्यूमंस अडेप्ट कर लेंगे। जैंगी ने सर हिलाया, ये अच्छी बात है। हालांकि बातों से कुछ नया हासिल नहीं हुआ, लेकिन जैंगी अब ब्लिजर्ड सिटी की करंट हालात देखने को उत्सुक हो गया। 5 महीने में बहुत कुछ बदल सकता है। शायद नए पावर्स वाले एलियन भी आ गए हो। उसने बायली से सिटी दिखाने को कहा। बायली चंकिंग गाड़ी चला रहा था और जैंगी खिड़की से ठंडी हवा एंजॉय कर रहा था। लिकर ने शरीर को गर्म कर दिया था। सिटी अब पहले से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव लग रही थी। एरिया की एक बिल्डिंग पर वो रुके, जहाँ कुछ नए या सर्वाइवर्स फल ले रहे थे।
खून जैसे लाल फल। जैंगी ने तुरंत पहचान लिया, ये तो ब्लड वाइन का फ्रूट है। बैली ने बताया कि ब्लड वाइन की कुछ रिजोम्स बचकर लैब में नया फूड बनाया गया है। जैंगी ने वार्निंग दी कि ये पॉइजनस प्लांट था। बैली ने हंसते हुए कहा, एक्सपर्ट्स ने इसे प्रोसेस कर दिया। और जब जैंगी ने एनर्जी सोर्स के बारे में पूछा तो बैली ने थोड़ा टालते हुए कहा कि अब सर्वाइवल सबसे ज़रूरी है, कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं। जैंगी समझ गया, बॉडीज़ को फर्टिलाइजर्स बना दिया गया है। मैं तो नहीं खाऊंगा, उसने कहा। मैं भी नहीं, बैली ने कहा। ये सिर्फ नए सर्वाइवर्स के लिए है, एरिया ई में। तभी कम्युनिकेशन डिवाइस पर लियांग यू की आवाज़ आई, जैंगी मैं ब्लिजर्ड सिटी में हूँ। कहाँ हो? जैंगी मुस्कुराया। सर्वे स्टेशन पर वेट करो, मैं आ रहा हूँ। बैली ने उसे रोका, थोड़ा और रुको ना, अब तो सर्विस इंडस्ट्री भी बूम कर रही है, पुराने सेलिब्रिटीज तक काम कर रहे हैं। फिर वो हंसते हुए बोला, आखिर सबको जीना है। जैंगी ने मना किया, मुझे ज़रूरत नहीं है। और फिर मजाक में कहा, ये सब खुद ही इंजॉय करो। फिर दोनों हंसे और सबवे स्टेशन की तरफ निकल गए। स्टेशन पर लियांग यू सिल्वर ग्रे कॉम्बैट यूनिफॉर्म में खड़ी थी। उसने जैंगी को देखा और पास गई। आंखों में फिक्र थी, इतनी देर क्यों लगा दी, हम परेशान हो गए थे। जैंगी ने मुस्कुराते हुए कहा, एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, सब डिटेल में बाद में बताता हूँ। उसने उसे गले लगाया, बैली को बाय बोला और सबवे स्टेशन में चला गया। जैंगी और लियांग यू सबवे स्टेशन में बैठकर ब्लिजर्ड सिटी छोड़कर वापस हेवनली सिटी लौट गए। बाकी लोग वहीं रुक गए क्योंकि वो सीक्रेट मिशन का हिस्सा थे और उनसे पूछताछ जरूरी थी। जैंगी पहले ही सोर्स ऑफ गॉड का राज ईस्ट चाइना सी रीजन को दे चुका था, इसीलिए उसे बाकी चीजों से फर्क नहीं पड़ा। वापस आते हुए वो अनयूजुअली चुपचाप था। वो चुपचाप बैठा था, जैसे किसी गहरी सोच में हो। लियांग यू ने चिंता जताई और पूछा, कोई टेंशन है? जैंगी ने बस इतना कहा, नहीं, कुछ खास नहीं। लेकिन उसकी बातों से साफ था कि वो डिस्टर्ब है। समुद्र की इस जर्नी ने उसके दिल में हलचल मचा दी थी। उसने हमेशा सिंपल और शांत जिंदगी चाही थी, पर अब उसे लग रहा था कि बिना ताकत के इस दुनिया में सर्वाइव करना मुश्किल है। खासकर जब ली तानयांग ने उसे ज़बरदस्ती ट्रूथ सीरम पिलाया तो उसे बेहद ह्यूमिलिएशन हुआ। उसने खुद से कहा, शायद अब लाइफ का तरीका बदलना पड़ेगा। लियांग यू ने पूछा, कैसे? वो मुस्कुराया, पता नहीं, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। ट्रेन में उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे पता था वहाँ सर्विलेंस हो सकती है। दोनों चुपचाप हेवनली सी सिटी के जियाओ में सबवे स्टेशन पहुंच गए और फिर शेल्टर लौट आए। घर पहुंचने पर सबने राहत की सांस ली। इतने दिन कहाँ थे? यांग शिनशिन ने पूछा। जैंगी ने कहा, बात मुश्किल है, और फिर अपने एक्सपीरियंस सबको बताए, कैसे वो टियानलोंग पायरेट से लड़ा, एपिसलोन से टकराया और फिर ईस्ट चाइना सी रीजन ने उसे इंटरोगेट किया। सब गुस्से में थे। उन्होंने तुम्हें कैद करके ट्रूथ सीरम दिया, ये तो बहुत गलत है। पर जैंगी ने शांत भाव से कहा, अब जमाना बदल गया है, हर रीजन का अपना लॉ है। सोर्स ऑफ गॉड जैसी चीज के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। फैटिशू ने अफसोस जताया कि इतनी मेहनत जैंगी ने की पर फायदा ईस्ट चाइना सी रीजन को मिल गया। लेकिन जैंगी ने कहा, अगर उन्होंने कोलंबियन नेवी को रोक कर ना रखा होता तो हम शायद कभी वापस ना लौट पाते। और उसने बताया कि उसने एक स्मोक बॉम्ब छोड़ा है जिससे ईस्ट चाइना सी रीजन का टाइम वेस्ट होगा। घर के कुछ लोग सोच में पड़ गए। जैंगी की एबिलिटी इंडेक्स करीब 9800 तक पहुंच चुकी थी। सबको लग रहा था कि उसका लेवल अब एपिसलोन जितना हो जाएगा। बाकी लोग पीछे छूट रहे थे। सबके मन में आया, अगर हमें भी सोर्स ऑफ गॉड मिल जाए तो हम भी ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। यहाँ तक कि फ्लावर भी जैंगी के गोद में चढ़ गई। उसकी आंखों में उम्मीद थी। जैंगी मुस्कुराया और बोला, ईस्ट चाइना सी रीजन को सोर्स ऑफ गॉड इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। कुछ दिन बाद बाकी टीम मेंबर्स को वापस भेज दिया गया। जैंगी पहले ही ज़रूरी जानकारी दे चुका था, बाकियों से बस फॉर्मल पूछताछ हुई। जो लोगों को रिसीव कर रही थी उसने पूछा, जू युनक्वे कैसी है? लाओ तियान ने बताया कि शायद उसके ब्रेन पर असर पड़ा है, वो अब नॉर्मल नहीं रही। जो कीर ने मन में सोचा, अगर जू युनक्वे ने शुरू में जैंगी के साथ अच्छा बिहेव किया होता तो शायद आज हालात अलग होते, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता। ये उसकी खुद की गलती थी। जब जैंगी घर लौटकर रिकवर कर रहा था, बाहर की दुनिया में हलचल मची हुई थी। जू जंग ने तुरंत सभी इन्वेस्टिगेशन टीम को रिवर साउथ डोमेन में वापस बुला लिया। अब हर मिशन से ज़्यादा ज़रूरी बन चुका था सोर्स ऑफ गॉड, जो किसी को भी एपिसलोन लेवल तक पहुंचा सकता था। इधर ब्लिजर्ड सिटी की ऊंची दीवार के सामने एक फटे पुराने कपड़ों में इंसान खड़ा था। उजले बाल, गंदा चेहरा। वो शख्स धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंचा जहां एक छोटा सा डोर था। पास आते ही एक रोबोट की आवाज आई, रुक जाओ, अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करो। उसने पॉकेट से एक गोल्ड कार्ड निकाला और दिखाया। रोबोट ने तुरंत पहचान लिया।
सेलेस्टियल गॉड स्क्वाड के कैप्टन डैंग शेंगतोंग, कोड नेम एयरलिंग शन। सब हैरान रह गए। जो पहले घमंडी और स्टाइलिश था अब एक भिखारी जैसा लग रहा था, लेकिन वेरिफिकेशन सही था, इसीलिए गेट खोल दिया गया। डैंग शेंगतोंग कई महीनों से बाहर ट्रेनिंग में था, अकेले बिना रिपोर्ट किए। उसने वाकई में दुनिया का अंत कैसा होता वो महसूस किया। एक बार तो एक गुफा में आराम करते हुए एक बेटा लेवल जहरीला सांप से लगभग मर ही गया था। उसे अब समझ आ गया था ये न्यू एज है, जहां लॉजिक बदल गया है, बाहर हर कदम पर खतरा है। पावरफुल होकर भी इंसान कभी पूरी तरह से सेफ नहीं होता। वो सोचने लगा, जैंगी जैसा बंदा इतना आसान क्यों नहीं है। इस कटिंग ट्रेनिंग ने उसकी सोच और फाइटिंग स्टाइल दोनों बदल दिए। अब वो जानता था बैटल में जीतने के लिए सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं बल्कि कैलकुलेशन, एनवायरनमेंट और लक भी ज़रूरी है। जब वो सिटी गार्ड से मिला तो वो बहुत फ्रेंडली व्यवहार किया, इतना कि गार्ड्स खुद कंफ्यूज हो गए। उसे सिटी में ले जाया गया जहां वो जू जंग से मिलने गया। उसके जाने के बाद एक गार्ड ने कहा, ये चौथा है। सारे कैप्टन्स अब वापस आ चुके हैं। ईस्ट चाइना सी रीजन में ली गुआनशू के ऑर्डर पर ली तानयांग ने एक एलाइट टीम भेजी स्टार आइलैंड और मरली के बीच सोर्स ऑफ गॉड की तलाश में, लेकिन वो असली लोकेशन को नज़रअंदाज कर जैंगी द्वारा छोड़ी गई स्मोक स्क्रीन के पीछे भागे और कुछ हासिल नहीं हुआ। ली तानयांग को फिर भी शक नहीं हुआ। उसे लगा ट्रूथ सीरम के बाद जैंगी झूठ नहीं बोल सकता था। दूसरी तरफ सेलेस्टियल ड्रैगन पायरेट्स में गुस्सा था। जैंगी और लिंगू फेशुए ने ड्रैगन किंग के क्लोन और उसके राइट हैंड कैप्टन नेरोतो को मार डाला था। मरने से पहले नेरोतो ने बताया कि शायद सोर्स ऑफ गॉड वही है जहां ली जोंगयू पहले गया था, जिंगडाओ नोबल स्कूल। अब ड्रैगन किंग समझ गया था टारगेट है स्टार आइलैंड। उस समय जैंगी क्या कर रहा था? वो घर पर ही था, कैट के साथ खेलता, डॉग को वॉक पर ले जाता। हाँ, अब उसके पास एक नया डॉग भी था जो लिंग लिंग का पाला हुआ था। म्यूटेशन के बाद ये जानवर स्मार्ट हो चुके थे। फ्लावर की तो आईक्यू भी इंसानों जैसी थी। लू कैरन ने एक खास डिवाइस बनाया था जो ब्रेन वेव्स को ट्रांसलेट करता है। फ्लावर और लेले दोनों के गले में वो डिवाइस ब्लैक स्कार्फ जैसा बंधा था। लेले थोड़ा स्लो था पर समझदार, घर में अपनी पोजीशन जानता था और सभी को खुश रखने की कोशिश करता था। वो जैंगी के पैरों के पास लेटा रहता। जैंगी ने कहा, लेले तेरा नाम थोड़ा बच्चा टाइप है, ब्लैक पैंथर कैसा रहेगा? लेले ने तुरंत मना कर दिया, मेरा नाम लेले ही रहेगा, ये मेरे मास्टर ने दिया है। जैंगी हंस पड़ा, अगर लड़ाई में तू खुद को लेले बोलेगा तो सामने वाला हंस हंस के मर जाएगा। जैंगी कितनी भी कोशिश कर ले, लेले अपना नाम बदलने को तैयार नहीं था। कुत्तों की बुद्धि इंसानों से कम हो सकती है, लेकिन उनकी वफादारी बेमिसाल होती है। जो लिंगलिंग ने उसे लेले नाम दिया था और वो सिर्फ इसी नाम को पहचानता है। जैंगी ने हंसते हुए उसके बड़े सिर को अपने पैरों से सहलाया। लेले काफी बड़ा था और अनलाइक फ्लावर उसका साइज बदला नहीं जा सकता। वो ऐसे लगता है जैसे कोई जाइंट सॉफ्ट टॉय हो जो गर्मी भी देता हो। तभी जैंगी का सैटेलाइट फोन बजा। कॉलर था जूजंग। एक हफ्ता बीत चुका था और जैंगी की पावर्स पूरी तरह से रिकवर हो चुकी थी। वीडियो खुलते ही जूजंग की मुस्कुराहट की शक्ल दिखी। जैंगी, अब कैसे हो? आराम किया? कोई असर तो नहीं बचा? जूजंग ने पूछा। जैंगी ने आराम से कहा, बस थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है, कुछ करने का मन नहीं करता। जूजंग हंस पड़ा। अच्छा है, अब जल्दी ब्लिजर्ड सिटी आओ, सब कैप्टन्स वापस आ चुके हैं और बस तुम्हारा इंतजार है। जैंगी ने सुना तो थोड़ा परेशान हुआ। ईस्ट चाइना सी वालों ने काम कर लिया, अब तो बहुत देर हो चुकी है। कोलंबियन नेवी का ब्लॉकेड तोड़ना आसान नहीं होगा, जूजंग ने मुस्कुराते हुए बताया। भगवान हमारी साइड में है। इस बार जिंदाओ के ऊपर एक अजीब सा फॉग छा गया है जो सैटेलाइट से दिखता भी नहीं और पॉइजन्स भी है। अब ईस्ट सी वाले खुद ही हमारे पास कॉपरेशन के लिए आए हैं। जैंगी को जरा भी सरप्राइज नहीं हुआ। मिस्ट वैली डेंजरस जगह है और सोर्स ऑफ गॉड से कुछ भी अनयूजुअल होना नॉर्मल है। कॉपरेशन की बात सुनकर जैंगी ने नाक सिकुड़ ली। ईस्ट सी रीजन? जूजंग ने समझाया, मुझे पता है तुम्हें गुस्सा है, पर अभी खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना ज्यादा जरूरी है। जब सही टाइम आएगा तब बदला भी ले लेना। जैंगी ने लंबी सांस ली। मैं ब्लिजर्ड सिटी के लिए निकलता हूँ। कॉल खत्म होते ही उसका चेहरा सीरियस हो गया। ईस्ट सी रीजन, इस बार थोड़ा मजा लिया जाए। फ्लावर और लेले की तरफ देखकर बोला, चलो निकलते हैं। फैमिली से विदा लेकर जैंगी सिर्फ फ्लावर और लेले के साथ निकला। फ्लावर कार में थी और लेले अपनी तेज रफ्तार से बर्फ पर दौड़ता हुआ साथ चला। घर वालों की आंखों में मिक्स्ड इमोशन थे।
लियांग यू थोड़ा उदास थी पर समझ गई कि इस मिशन में जाना रिस्की है। यांग शिनशिन के चेहरे पर एक्साइटमेंट थी, इस बार सबको सरप्राइज दो भाई। रिवर्स आउट डोमेन पहुंचते ही बैली चेंकिंग ने जैंगी का स्वागत किया। वो अब तेंगू टीम का कैप्टन था और बाकी लोग उसके अंडर आते थे। कैप्टन जू जंग ने कहा है कि आपके आते ही हाई लेवल मीटिंग होगी, सभी इन्वेस्टिगेशन टीम के कैप्टन्स शामिल होंगे। जैंगी ने सर हिलाया। बैली ने देखा कि लियांग यू या बाकी कोई लड़की उसके साथ नहीं थी, सिर्फ एक ह्यूज डॉग और ब्लैक टैबी कैट थी। आपने इस बार किसी को साथ नहीं लाया? जैंगी बोला, इस मिशन में जरूरत नहीं, हेडक्वार्टर से भी लोग आ जाएंगे। सोर्स ऑफ गॉड की खोज एक बड़ी टीम एफर्ट होगी, लेकिन मैं अपने करीबियों को रिस्क में नहीं डाल सकता। बैली चेंकिंग ने ज्यादा सवाल नहीं पूछे क्योंकि उसे सोर्स ऑफ गॉड के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन ब्लिजर्ड सिटी की हालत देखकर काफ़ी साफ लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। यहाँ तक कि जब इक्लिप्स मून की वजह से रिवर्स आउट डोमेन में हलचल मची थी, तब भी इतनी बड़ी लेवल पर सारी इन्वेस्टिगेशन टीम्स को वापस नहीं बुलाया गया था। बैली ने जैंगी को कॉम्बैट कमांड सेंटर तक छोड़ा। हॉल में दाखिल होते वक्त उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो मोटे मिलिट्री कोट पहना था। दोनों की नजरें मिली। उस आदमी ने सफ़ेद मास्क पहना हुआ था जिससे उसका चेहरा नहीं दिखा और उसके पूरे शरीर से खून की तेज गंध आ रही थी। बैली बोला, कैप्टन, ये आयरन ब्लड स्क्वाड का लीडर है, ली लॉन्ग। वो थोड़ा डरते हुए बोला, जैसे उसके पास ज़्यादा रुकना नहीं चाहता था। ली लॉन्ग ने टोपी को छूते हुए जैंगी से कहा, तुम तेंगू टीम के कैप्टन हो ना? बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। उसकी आवाज़ बहुत भारी और खराश वाली थी। जैंगी ने जवाब दिया, ली लॉन्ग साहब, मिलकर अच्छा लगा। तभी एक काले बालों वाली और प्रोफेशनल ड्रेस पहनी औरत आई। कैप्टन हुडुन, कैप्टन ली लॉन्ग, बाकी सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, प्लीज़ कॉन्फ्रेंस रूम चलिए। बैली चेंकिंग को हाई लेवल मीटिंग में जाने की इजाज़त नहीं थी तो वो नीचे रुक गया, लेकिन जैंगी को रिसेप्शन पर एक जाना पहचाना झगड़ालू आवाज़ सुनाई दी। वहाँ एक अफसर एक्टिविटी फंड के लिए झगड़ा कर रहा था। औरत ने अजीब सी हंसी के साथ कहा, जो करना है कर लो, डरती नहीं, मैं तुमसे भी ज्यादा बेहया हूँ। जैंगी चौंका। वो जू युन के थी, कभी जू जंग की खास थी पर अब फ्रंट डेस्क पर बैठी थी। पायरेट के हाथों बुरी तरह से टॉर्चर हुई थी। शायद उसी का असर था कि अब उसकी मेंटल स्टेट पर भी शक होने लगा था। जैंगी ने बस इतना सोचा, दुनिया में कुछ भी हो सकता है। वो और ली लॉन्ग एलिवेटर से ऊपर पहुंच गए। मीटिंग रूम में कई जाने पहचाने चेहरे थे, तू युनले, तैंग शिंगतोंग, जू जंग और लिंगू फेशुए भी। लिंगू फेशुए अब कंपाउंड नंबर 3 के असर से बाहर थी और सर्विस विडमेट कर रही थी, लेकिन दो नए चेहरे वहाँ थे। एक सफ़ेद बालों वाला दिखने में स्कूल स्टूडेंट जैसा लड़का और दूसरी एक ग्रे बालों वाली औरत जिसकी आंखों पर काली पट्टी थी। जू जंग ने बताया, लड़का डेविल टीम का कैप्टन है, कोड नेम ताओ तिये, और औरत नाइट क्रॉस स्क्वाड की लीडर है, कोड नेम दिंग वे। जैंगी ने पूछा, इतनी जल्दी नया कैप्टन कहाँ से आ गया? उसे समझ आ गया कि 5 महीनों में रिवर्स आउट डोमेन बहुत बदल गया है। जूजंग ने बताया, ईस्ट सी रीजन की ऑपरेशन फेल हो गई है और कोलंबियन नेवी से टकराव हुआ है। अब सोर्स ऑफ गॉड का लोकेशन सामने आने का खतरा है, इसलिए दोनों रीजन मिलकर जॉइंट ऑपरेशन करेंगे। जो पहले सोर्स ऑफ गॉड ढूंढ लेगा उसे 60% मिलेगा, दूसरे को 40%। जैंगी ने सीधा पूछा, पर क्या सोर्स ऑफ गॉड को बांटा जा सकता है? जूजंग हंस पड़ा, हमें भी नहीं पता, इसीलिए तय हुआ कि अगर बांटना मुमकिन नहीं हुआ तो रिसोर्सेज से उसकी भरपाई होगी। डैंग शिंगतोंग ने पूछा, पर एक एपिसलोन लेवल एलियन से ज्यादा क्या हो सकता है? लैंग शिंगचैंग बोली, अगर क्वालिटी कम है तो क्वांटिटी से कवर कर लेंगे। लैंग शिंगचैंग की बात पर सारे कैप्टन्स हल्के से मुस्कुराए। बात सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन हर कोई सोर्स ऑफ गॉड पाना चाहता है ताकि खुद को एपिसलोन लेवल इनह्यूमन बना सके। ताओ तिये ने हाथ बांधते हुए कहा, मतलब साफ है, सोर्स हमें चाहिए, बाद में सप्लाई दे देंगे और बात खत्म। जूजंग की आंखें थोड़ी गहरी हो गई। थ्योरी में बात सही है, लेकिन मिशन आसान नहीं है। ईस्ट चाइना सी रीजन में टॉप एलियन सबसे ज्यादा है। अगर मौका मिले तो सोर्स का डायरेक्ट यूज कर सकते हो, जिसकी ताकत होगी वो यूज करेगा। जूजंग ये बात मजबूरी में बोल रहा था क्योंकि वो जानता था कि कोई उसकी मानेगा नहीं। जैंगी ने एक नज़र जूजंग की ओर डाली। उसे याद आया कि पहले वादा किया गया था कि उसे प्रायोरिटी मिलेगी, लेकिन अब उसका टोन बदल चुका था। जूजंग ने नजरें चुराकर कहा, कल सुबह 7 बजे रवाना होंगे ईस्ट सी रीजन, सब तैयारी पूरी रखो, आसपास की फोर्स से भिड़ंत हो सकती है। सब ने सर हिलाया। जिंगडाओ आइलैंड पहुंचने के बाद सब अपनी ताकत पर डिपेंड करेंगे। हर किसी को पता था कि ये जंग ताकत और थोड़ी किस्मत पर टिकी है।
रीजन ने सबको पूरा वेपन और इक्विपमेंट दिया सिवाय जैंगी के। मीटिंग 20 मिनट में खत्म हो गई। जैंगी ने पूरे टाइम ज्यादा कुछ नहीं कहा, उसे पहले से ही हालत का अंदाजा था। सबके जाते ही वो जूजंग के पास गया। जूजंग, जूजंग मुस्कुराया, पता था तुम आओगे। जो वादा किया था अब थोड़ा मुश्किल है, हम वहाँ लीडर नहीं है, तुम्हें खुद कोशिश करनी होगी, बाकी जो भी चाहिए मांग सकते हो। जैंगी ने सर हिलाया, अभी कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं इस बार अकेला जाऊंगा, बैली और बाकी टीम नहीं आएगी। जूजंग और शॉनलुक्सवान चौके, तुम अकेले जाओगे? वहाँ जहर से भरा इलाका है और कोलंबियन नेवी का ब्लॉकेट भी है। जैंगी ने कहा, सब पता है मुझे, लेकिन इसी वजह से किसी और को खतरे में नहीं डालना चाहता। मेरी एबिलिटी डिफेंसिव और साइलेंट किलिंग के लिए बनी है, टीम वर्क मेरी स्ट्रेंथ नहीं है, और वैसे भी इतने कैप्टन्स होंगे, भीड़ ज्यादा हो जाएगी। जूजंग ने कुछ सोचा फिर बोला, सही है, तुम कभी टीम प्लेयर रहे ही नहीं, जाओ, लेकिन बैली को बुरा लगेगा। जैंगी हंसा, वो किसी और टीम में चला जाएगा, उसकी कैप्टन से कम नहीं है। जूजंग ने गंभीरता से कहा, उसे बाकी टीम्स का एक्सपीरियंस नहीं है, अचानक ऐसे मिशंस में भेजना रिस्की हो सकता है। जैंगी बोला, आप जैसा ठीक समझो। जूजंग ने सर हिलाया, ठीक है, अगर तुम अड़ गए हो तो तुम अकेले भी अच्छा कर सकते हो। जैंगी ने कहा, थैंक यू जूजंग। इसके बाद वो अकेला क्वार्टर मास्टर डिपार्टमेंट पहुंच गया। वहां ढेरों सप्लाईज ली, भारी वेपन्स, TNT और स्पेशल मेडिसिन, खाने के साथ सब कुछ। उसने अपना क्रेडिट लिमिट तक यूज कर लिया। बाकियों को वजन की टेंशन थी, लेकिन जैंगी को डर था कि लिमिट कम ना पड़ जाए। तभी बैली चंकिंग वहां आया। कैप्टन, बात करनी है। जैंगी ने पूछा, मिशन के बारे में? बैली थोड़ा गुस्से में था, आप अकेले क्यों जा रहे हैं, हमें क्यों नहीं ले जा रहे हैं? इक्लिप्स मून की लड़ाई के बाद से उनकी टीम को कोई बड़ा मिशन नहीं मिला, उसे डर था कि टीम ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी। जैंगी ने कहा, मिशन की डिटेल्स नहीं बता सकता, लेकिन जान लो ये सब तुम्हारे भले के लिए है। असल में वो किसी को साथ ले जाने का झंझट नहीं चाहता था। बैली कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, क्या मिशन बहुत खतरनाक है? जैंगी बोला, मीटिंग में कौन कौन था देखा ना, ये मिशन बहुत बड़ा है, तुम और बाकी टीम अगर साथ आते तो रिस्क और बढ़ जाता। बैली बोला, बाकी इन्वेस्टिगेशन टीम्स भी तो जा रही हैं। जैंगी हंसा, तुम जानते हो मैं कैसा इंसान हूँ, हम फ्रेंड्स हैं ना। बैली ने सर हिलाया, हाँ। जैंगी बोला, अगर खतरा हुआ तो मैं शायद तुम्हें बचा ना पाऊँ, तुम अच्छे साथी हो, लेकिन मैं लोन वुल्फ टाइप हूँ, मैं बियान जुनवू नहीं हूँ जो खुद को कुर्बान कर दे। हम फ्रेंड्स हैं, कभी फुर्सत में बैठेंगे, बात करेंगे, लेकिन बैटलफील्ड पर हम कॉमरेड्स नहीं होंगे। उसने हल्के से बैली के कंधे पर मुक्का मारा और निकल गया। बैली वहीं खड़ा रहा अकेला और सोच में डूबा।